22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और 22 के महासमर में बात होगी सहारनपुर में सीएम योगी के दौरे की। बताएंगे क्यों खास है सीएम का सहारनपुर का दौरा। इसके अलावा 22 का महासमर में आपको बताएंगे क्यों मथुरा वाले कान्हा अब राजनेताओं की नींद चुरा रहे हैं। साथ ही बात होगी रेड पर राजनीति की। लेकिन बात सबसे पहले देवबंद में सीएम के कमांडो तैनाती के प्लान की। सीएम योगी का सहारनपुर के देवबंद में दौरा। एक तरफ शाकुंभरी देवी से धार्मिक आस्था तो दूसरी तरफ तमाम कथित देश विरोधी गतिविधियों के एजेंडे। और ऐसे में धर्म भी है, सियासत भी है और राष्ट्रवाद भी। और ऐसे में विरोधियों को निशाने पर लेने के बाद सीएम के पास तमाम हथियार थे जिनका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। धर्म और धर्मांतरण की सियासत 22 के महासमर को धर्म युद्ध बना रही है। और ऐसे में सीएम योगी ने एक और वादे को पूरा किया। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर समेत 14 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की इस 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का सौगात देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए। देवबंद कथित आतंकी गतिविधियों, क्षेत्र में धर्मांतरण और कई देश विरोधी गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियों की रडार पर रहा है। 22 फरवरी 2019 को देवबंद के मोहल्ला खानकाहा से 2 कश्मीरी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों कश्मीरी आतंकवादी एक छात्रावास में रह रहे थे और इसके बाद खुफिया एजेंसियों की नजर में देवबंद चढ़ गया था। माना जा रहा है कि इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए एटीएस सेंटर को लेकर फैसला किया गया है। और ऐसे में सीएम योगी ने इसे कारगर कदम करार दिया है। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं। दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। भाइयों बहनों, यह विकास पहले भी हो सकता था, ये काम पहले भी हो सकता था, विश्वविद्यालय पहले भी बन सकता था। पिछली सरकार क्या कर रही थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज जो मान्यवर कांसीराम जी के नाम पर था, उसका नामकरण ही उसने बदल दिया। एटीएस सेंटर के साथ ही सीएम योगी ने तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम ने गागलहेड़ी, फतेहपुर, चिलकाना, नकुड़, नागल और पुलिस लाइन थाने में बनी बैरक की भी सीएम ने सौगात दी। और ऐसे में सीएम योगी का संकेत साफ है, राष्ट्रवाद के खिलाफ काम करने वाली गैंग की कब्र बैरक में ही बनेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो बीजेपी के लिए देवबंद अहम क्यों है? क्यों एटीएस सेंटर से बड़ा संदेश जाएगा? देवबंद का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण काफी अहम है। बालासुंदरी देवी का मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। वहीं मदरसा दारुल उलूम देवबंद की ख्याति भी पूरी दुनिया में है। और दारुल उलूम के फतवे सियासी बवाल की वजह बने हैं। दारुल उलूम में पाक अफगानिस्तान से तालीम लेने आते हैं। तो इससे पहले सीएम योगी अलीगढ़ में रहे, जहां उन्होंने थर्मल पावर प्लांट समेत कई परियोजनाओं की सौगात भी दी है। सीएम योगी ने अलीगढ़ से ही अखिलेश के बयान पर पलटवार किया, जिसमें अखिलेश ने कहा था उन्हें सपने में रोज भगवान कृष्ण नजर आते हैं। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है।
भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। कृष्ण जन्मभूमि से सीएम योगी के चुनाव लड़ने की मांग उठी तो सियासत भी शुरू हो गई। मथुरा से योगी के मैदान में उतरने की मांग को लेकर दी गई दलील पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही। दरअसल बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत लिखा था। खत में नड्डा से मांग की गई थी कि मथुरा की सीट से सीएम योगी को मैदान में उतारा जाए। इसके पीछे उन्होंने दलील दी थी कि उनको ये सुझाव भगवान कृष्ण ने सपने में आकर दिया था। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का समर्थन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी किया था। आदरणीय योगी जी वो पूरे देश के नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मथुरा के लोगों ने उनको इनवाइट जरूर किया है कि आप मथुरा से चुनाव लड़ें, तो मथुरा से यदि चुनाव लड़ेंगे तो सौभाग्य होगा मथुरा का। हालांकि मसले पर सियासत एक तरफ है तो दूसरी तरफ जनता की राय। डेफिनेटली मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, और मुझे लगता है ये वृंदावन ब्रज से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यह नहीं चाहता हो कि मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से चुनाव लड़ें। ब्रज समाज, पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन पूर्णतः उनको स्वीकार करेगा, और जो उनके नेतृत्व में आगे चल के इस ब्रज उत्थान के लिए जो कार्य होंगे, हमको पूर्ण प्रयास करके योगी जी को अगर उम्मीदवार बनते हैं, तन मन धन पूर्ण से बीजेपी का समर्थन। लोगों की मांग, सियासी दलील और कृष्ण का नाम चुनावी राजनीति का केंद्र बन गया है। इसी केंद्र में सीधे सीएम योगी और बीजेपी है। ऐसे में 22 के महासमर में बीजेपी का फैसला बड़ी रणनीति साबित हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो आखिर क्यों बीजेपी और समाजवादी पार्टी कृष्ण के नाम पर अपना अपना दावा कर रही है? क्यों कृष्ण पर महाभारत हो रही है? तो 2022 में भगवान कृष्ण दोनों ही दलों के लिए जरूरी हैं। अखिलेश यदुवंशी कृष्ण पर दांव चलते रहे हैं। राम के बाद कृष्ण का मुद्दा बीजेपी भुनाना चाहती है, और मथुरा के विकास का मॉडल बीजेपी ने रख दिया है। काशी और अयोध्या का उदाहरण बीजेपी देती रही है और बात अब मथुरा की हो रही है। तो एक तरफ चुनावी महाभारत है तो दूसरे तरफ छापेमारी का चक्रव्यूह, और ऐसे में सियासत भी हो रही है। जहां विपक्ष ताबड़तोड़ छापेमारी से परेशान है तो वहीं सत्ता पक्ष निशाना साध रहा है। यूपी में करीब 40 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। बागपत, नोएडा, आगरा, कन्नौज, यूपी में रेड का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है, और ऐसे में विपक्ष का आरोप है अखिलेश के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। नोएडा में आज सुबह 7:30 बजे के आसपास से इनकम टैक्स विभाग की टीम सक्रिय दिख रही है। एज ग्रुप जो बिल्डर है उसके कॉर्पोरेट ऑफिस की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी में 7:30 बजे के आसपास 1 दर्जन से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी हैं वो पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, इनकम टैक्स विभाग के साथ आए हैं। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 7 ऐसे इलाके हैं जिन पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुल 25 ठिकाने ऐसे हैं जिन पर दिल्ली NCR में छापेमारी की जा रही है। वित्तीय गड़बड़ी की लेन देन की जो सूचना है वो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को मिली थी, जिसके पास ये छापेमारी जारी है। और जो जानकारी है वो ये भी निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव के करीबी जो इस बिल्डर के प्रमोटर हैं वो अखिलेश यादव के करीबी थे।
विपक्ष के आरोप है तो सत्ता पक्ष का भी मसले पर पलटवार है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आईटी विभाग के अधिकारियों को मिलेगी तो छापा कोई जीवन में पहली बार नहीं पड़ रहा, आज़ादी के बाद पहली बार नहीं पड़ रहा है। छापे तो जरूर कोई अगर भ्रष्टाचार करके कुछ दबा करके रखा है, छिपा करके रखा है, ताखानों के अंदर बक्सों में बंद करके रखा है, सोने की सिल्लियाँ बना करके रखा है, तो वो तो निकल करके बाहर आना चाहिए। वो पैसा तो गरीबों का पैसा है, प्रदेश की जनता का पैसा है। 280 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ है। या ऐसे तमाम कारण हैं कि ये जो छापे हैं या जांच है, या तो जांच अच्छी बात है, होनी चाहिए, उनका काम ही है जांच करना। और जांच से अगर कोई घबराता है तो दाल में कुछ काला है, चोर के दाढ़ी में तिनका। जहां एक तरफ छापेमारी की टीम ने नए घरों को रडार पर लिया, तो इससे पहले एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो गई। 10 साल की है, बढ़िया है। कुछ मिला सर? करेंगे सब बढ़िया, हम बता देंगे, सबको बता देंगे। कुछ मिला है सर? अरे आप 1-2 दिन बाद आइए, सब कुछ बताएंगे। सर पंपी जैन कहाँ है सर? पंपी जैन हम लोग घर पर आएंगे जी, सुकून से है सर, सब कोई परेशानी है सर? अच्छे से। भ्रष्टाचार, माफिया राज, गुंडा राज के आरोपों के बीच अखिलेश यादव के करीबियों पर अगर छापेमारी हो रही है तो सवाल यही है, आखिर जांच एजेंसियों की रडार पर ऐसे ही कारोबारी क्यों हैं? तो उस राजनीतिक लिहाज से भी जोड़कर इस पूरी छापेमारी को देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से इनकम टैक्स विभाग की टीम सक्रिय है, चाहे कानपुर हो, चाहे कन्नौज हो, और अब उसके बाद नोएडा में आज ये छापेमारी देखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। तो कानपुर से हमारे सहयोगी अमित और मथुरा से विनीत दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपके पास आऊंगा। अगर हम बात करें तो प्रदेश में कई जगहों पर लगातार छापेमारी जारी है और इसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरह पहले ही कहा था कि उनके जो करीबी लोग हैं उनके यहाँ छापे पड़ सकते हैं, उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो कई जो जांच एजेंसियां हैं वो भी चुनाव में लग जाती हैं। ऐसे आरोपों के बीच लगातार जिस तरह से छापेमारी चल रही है, और अब पंपी जैन के जब छापेमारी समाप्त हो गई है, 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है छापेमारी को ख़त्म हुए, लेकिन एक भी प्रेस नोट या एक भी औपचारिक बयान किसी भी डिपार्टमेंट की ओर से नहीं आई है। कोई अधिकारी सामने नहीं आए हैं। लगातार पंपी जैन अपने घर में हालांकि इसी का इंतजार हो रहा है। अमित, रुक करते हैं विनीत का। विनीत, 30 सेकंड में सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में आज 3 बड़े जूता कारोबारियों पर ये आईटी की रेड डली थी। सुबह 7 से 8 बजे के आसपास का ये वक्त था और अब लगभग 10 से 11 घंटे का वक्त बीत चुका है। लगातार ये छापामार कार्रवाई जारी है, पूछताछ जारी है। 11 प्रतिष्ठानों पर आगरा की बात करें तो चाहे वो उनके घर हों, जो 3 बड़े जूता व्यापारी थे उसमें मन्नू अलग, विजय आहूजा और मानसी चंद्रा, ये 3 बड़े व्यापारी थे। इन सभी के प्रतिष्ठान से लेकर घरों तक सभी टीम वहाँ पर पहुंची हुई थी और किसी को भी ना अंदर जाने की परमिशन थी, ना बाहर जाने की। तमाम सारी शिकायतें सामने थी और उन सब पर लगातार यहाँ पर आईटी की छापामार कार्रवाई जारी है। लेकिन यहाँ एक बात रवि सूत्रों से जानकारी सामने आई है, जो पता चल रहा है कि विजय आहूजा, जो कि यहाँ के जूता व्यापारी हैं, उनके जो पार्टनर है रूबी सहगल, उनके घर भी पुलिस पहुंची है और जो आईटी की टीम है वो उनके घर पहुंची क्योंकि वो उनके पार्टनर थे। ठीक है, मतलब लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जहां लिंक मिल रहा है वहां लगातार अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित और विनीत दोनों का। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटें।